नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक सबसे बड़ी बात से जो खुद यूएफसी प्रेसिडेंट डैना वाइट ने की है, जहां पर वो एक्स यूएफसी फाइटर फ्रांसिस नगानू को एक्सपोज कर देता है। तो डैना वाइट गया होता है एक पॉडकास्ट करने और वहां पर वो बेसिकली सारी चीजों के बारे में बात कर रहा होता है, लाइक फाइटर्स के बारे में, मेंटालिटी, यूएफसी व्हाइट हाउस, सारी चीजों के बारे में बात कर रहा होता है। बट फिर वहां पर एक टॉपिक आता है कि क्या उसे कभी प्रॉब्लम हुई है किसी फाइटर के साथ डील करने में। तो पहले तो डैना वाइट नाम नहीं लेता है, वो बस ये बोलता है कि बहुत सारे ऐसे फाइटर्स होते हैं। बट उसके बाद डैना वाइट फ्रांसिस नगानू का नाम ले लेता है, और एक बार जब उसने फ्रांसिस का नाम लिया तो उसके बाद डैना वाइट ऑल इन चले गया फ्रांसिस पर, जिधर क्यों वो फ्रांसिस को लाइक नहीं करता, फ्रांसिस ने किया क्या है यूएफसी में, इन सारी बातों को रिवील कर देता है। अब पूरी स्टोरी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि डैना ने बोला क्या है। बट इससे पहले अगर टाइमलाइन की बात करें तो ये बेसिकली तब की बात है जब फ्रांसिस नगानू और स्टीफे मियोचिच की पहली फाइट होनी थी, यानी कि 2018 की ये बात है, जहां पर डैना वाइट और फ्रांसिस एक दूसरे को हेट करने लग पड़े। तो डैना यहां पर बताता है कि जब फ्रांसिस की पहली फाइट होनी थी स्टीफे के साथ, तो वो फाइट को लेकर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि फाइट से पहले वो उससे मिलता है और उसे ये बोलता है कि जब वो स्टीफे को नॉकआउट कर देगा तो विन के बाद बैक टू फ्रांस जाने के लिए उसे प्राइवेट जेट चाहिए। इसको स्टार्टिंग में डैना वाइट एक जोक समझता है कि नगानू बस मजाक कर रहा है, बट फिर उसे रियलाइज होता है कि नगानू तो पूरा सीरियस है और बेसिकली नगानू उसे ऑर्डर कर रहा है कि उसे प्राइवेट जेट ही चाहिए। बट जैसे कि हमें पता है कि फ्रांसिस वो फाइट को लूज कर गया, तो ये कॉन्वर्सेशन वहीं पर एंड होगी। बट अकॉर्डिंग टू डैना वाइट ये पहली बार था जब वो ट्रू कलर्स देखने लग पड़ा फ्रांसिस के। अब इसके बाद दोनों के बीच में जो सबसे बड़ी मूवमेंट होती है वो तब आती है कि जब फ्रांसिस नगानू ओपोनेंट को नॉकआउट कर देता है और डैना वाइट उसे $50,000 का बोनस नहीं देता है। तो डैना यहां पर बताता है कि जो उन्होंने फैसिलिटी को बनाया, यानी कि यूएफसीपीआई बनाई है, वहां पर फाइटर्स को फ्री फूड मिलता है, वहां पर वो फ्री की ट्रेनिंग कर सकते हैं, सब कुछ वहां पर फ्री है। तो बेसिकली फ्रांसिस नगानू वहीं पर रहने लग पड़ा था, और एक टाइम जब वो वहां पर विजिट कर रहा था तो नगानू उसे मिलता है और ऑफिस में वो उसे कन्फ्रंट करने लग पड़ता है कि विन लेने के बाद उसने $50,000 का बोनस उसे क्यों नहीं दिया। तो अकॉर्डिंग टू डैना वाइट वो एक्सप्लेन कर रहा होता है कि क्यों उसने नहीं दिया, और दोनों बेसिकली बहुत ज्यादा आर्ग्यू करने लग पड़ते हैं। फिर जब डैना वाइट अपने ऑफिस से बाहर जाने लगता है तो फ्रांसिस नगानू उसे शर्ट से ग्रैब करके वापस खींच लेता है और उसे बोलता है कि उनकी कॉन्वर्सेशन ओवर नहीं हुई है। अब गाइस, अगर तो ये बात सच है, जो टू बी ऑनेस्ट अंदर से मुझे लगता है कि सच बात है, अब मैं डैना से ज्यादा एग्री नहीं करता हूं, बट यहां पर मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल सच बोल रहा है। बट एनीवेज, अगर ये सच बात निकलती है तो कितना ज्यादा क्रेजी था फ्रांसिस नगानू उस टाइम पर, जिधर लिटरली वो बॉस को पकड़ रहा है टी शर्ट से और उससे डिमांड कर रहा है $50,000 की। अब ये पर्टिकुलर ऐसी मोमेंट थी जहां पर डैना वाइट अपने जो मैच मेकर्स हैं हंटर कैम्बल, उनको सारी बात बताता है और उन्हें ये बोलता है कि वो इमीडिएटली फ्रांसिस नगानू को कट करना चाहता है यूएफसी से। बट उस टाइम पर वो दोनों उसे मना कर देते हैं और ये चीज बोलते हैं कि मे बी उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी हो और इसीलिए दोनों की बात बिगड़ गई। अब फास्ट फॉरवर्ड कुछ मंथ्स के बाद तो ऐसा सेम चीज हंटर कैम्बल के साथ खुद हो जाता है, जहां पर फ्रांसिस नगानू हंटर कैम्बल से बात कर रहा होता है। दोनों के बीच में वंस अगेन कोई आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है और हंटर कैम्बल वापस जाने लगता है, और वंस अगेन फ्रांसिस नगानू हंटर कैम्बल को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और उसे ये बोलता है कि अभी उनकी कॉन्वर्सेशन एंड नहीं हुई है। तो ये थी बड़ी बात जो डैना वाइट के अकॉर्डिंग फ्रांसिस नगानू ने की थी जब वो यूएफसी में था। और डैना वाइट यहां पर ये भी बोलता है कि जेन्युइनली फ्रांसिस नगानू एक बैड गाय है, वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है, बट जब उसने उसके साथ आर्गुमेंट की, जब उसने उसे खींचा या फिर बाकियों के साथ जब वो आर्गुमेंट कर रहा था, तब उसने परफेक्ट इंग्लिश बोली थी, यानी कि वो बस प्रिटेंड करता था कि उसे इंग्लिश नहीं आती है और सारे उसे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने फ्रांसिस नगानू को रीसाइन नहीं किया, और अब जैसे कि पीएफएल ने फ्रांसिस नगानू को साइन कर लिया है, तो इसको लेकर डैना वाइट गारंटी देते हुए बोलता है कि वो प्रीटी श्योर है पीएफएल अभी रिग्रेट कर रही होगी कि क्यों उन्होंने फ्रांसिस नगानू को साइन कर लिया और उसे इतने ज्यादा पैसे दे रहे हैं। ये बात भी ट्रू लगती है मुझे, क्योंकि रिसेंटली जो फ्रांसिस नगानू ने पीएफएल के साथ किया है, बस वहां पर एक फाइट की है, और इसके साथ ना तो उनके इवेंट्स में वो शो अप हो रहा है, और एक फाइट का उसने $10 मिलियन लिया है, प्लस हेल्थ बेनिफिट्स भी वो ले रहा है, शायद से परसेंटेज कट भी ले रहा है। फिर कुछ ऐसा भी था कि जब कोई रूल बनेगा तो हाई टेबल में उसकी भी सेंग आएगी, यानी कि वो भी अपने वोट को कास्ट कर सकता है कि कोई डिसीजन को लेना है या फिर नहीं लेना है। तो पीएफएल ने फ्रांसिस के लिए सब कुछ ही दे दिया, बट रिटर्न में एज वी नो कि अभी तक फ्रांसिस नगानू ने बस एक फाइट की है, और उसके बाद बस उसने बॉक्सिंग की है, जिसके लिए उसे साइन किया था वो उसने कुछ किया भी नहीं है। तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आज तक हमने डैना वाइट से इतनी ज्यादा क्रेजी बात नहीं सुनी है कि फाइटर ने उसके साथ किया हो जहां पर उसे ग्रैब करके वापस खींच रहा है, और नॉट ओनली उसे बट हंटर कैम्बल को भी ग्रैब करके खींच रहा है। तो बहुत ही बड़ा रिवील है ये। अब मैं वेट कर रहा था
कि फ्रांसिस इंगानू इसका क्या रिप्लाई देता है, वो कैसे खुद को डिफेंड करता है, बट अभी तक फ्रांसिस का कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। अब इस वीडियो में मैं इतना ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मोस्ट लाइकली मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं जहां पर फुल मैं डीप में जाऊंगा। बट अभी के लिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट वेट फाइटर अरमान सरूकिन के बारे में। तो इस सैटरडे नाइट को अरमान सरूकिन की फाइट होने वाली है डैन हुकर के साथ। तो फाइट को लेकर अरमान ये बोलता है ये फाइट वो बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहा है क्योंकि डैन हुकर के अगेंस्ट वो सब कुछ रिस्क कर रहा है। अगर वो फाइट को लूज करता है तो वो बहुत ही ज्यादा नीचे चले जाएगा और उसे कभी भी सून टाइटल शॉट नहीं मिलेगा। तो ये फाइट कैसे भी उसे विन करनी ही करनी है। अब डैन की बात करते हुए अरमान ये कहता है कि डैन हुकर इस स्पोर्ट में एक वेटरन है, उसने टॉप रैंक फाइटर्स के साथ फाइट की है, बट अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो ये फाइट कर रहा है ताकि वो एक कंफर्म नंबर 1 कंटेंडर बन सके और नेक्स्ट फाइट वो बेल्ट के लिए करे, बल्कि डैन हुकर ये फाइट कर रहा है ताकि वो बस मनी को अर्न कर पाए। अब लाइट वेट बेल्ट की बात लगी है तो अरमान सरूकिन ने इलिया टुपोरिया के बारे में भी कहा है, जहां पर अकॉर्डिंग टू अरमान सरूकिन अगर वो डैन हुकर को बीट कर देता है और फाइट में उसे कोई भी इंजरी नहीं होती है तो वो इलिया टुपोरिया को कॉल आउट करने वाला है। और जैसी की रूमर चल रहे हैं कि इलिया टुपोरिया जनवरी में ही फाइट करेगा, तो वो टाइम की बिना केयर करते हुए इलिया टुपोरिया के साथ फाइट को एक्सेप्ट कर लेगा। वो केयर नहीं करता कि डैन हुकर और इलिया टुपोरिया की फाइट में इतना ज्यादा टाइम नहीं है, तो अगर वो डैन हुकर को बीट कर देता है तो वो एकदम इलिया टुपोरिया के साथ फाइट करने के लिए रेडी है। जहां पर वैसे भी अगर हम देखें तो इलिया का भी नेक्स्ट ओपोनेंट कंफर्म नहीं हुआ है, तो वो चाहता है कि ये प्लेस उसे मिल जाए। अब ये बात तो सच है, अरमान के लिए डैन हुकर की फाइट बहुत ज्यादा रिस्की फाइट है क्योंकि अगर वो फाइट को हारता है तो नॉट ओनली वो अपने नंबर 1 स्पॉट को हार जाएगा, बट इसी के साथ जो अभी टॉक्स भी चल रही हैं कि पूरी लाइट वेट डिवीजन में जो फाइटर इलिया टुपोरिया को सबसे ज्यादा ट्रबल दे सकता है वो अरमान सरूकिन ही है, तो ये सारी टॉक्स एंड हो जाएंगी, सारी हाइप अरमान की डाउन चले जाएगी। तो कैसे भी करके मस्ट विन फाइट है ये अरमान के लिए। वेयरएज डैन हुकर की बात करें तो यहां पर भी मैं अरमान से एग्री करता हूं कि यस ऑफ कोर्स डैन हुकर भी चाहेगा कि उसे टाइटल शॉट मिल जाए, बट अगर वो अरमान से हार भी जाता है तब भी उसके स्टॉक्स इतने डाउन नहीं होंगे क्योंकि वी नो कि डैन हुकर हमेशा अमेजिंग फाइट्स करता है। तो ये वाली फाइट अगर वो हार भी गया तो नेक्स्ट फाइट उसकी एक और ब्रॉल होने वाली है। अब लाइट वेट डिवीजन में एक और फाइटर की बात करते हैं जहां पर पैडी पिम्बलेट की बात करते हैं क्योंकि रिसेंटली लाइट वेट डिवीजन में और ज्यादा चेंजेस हुए हैं और पैडी के रैंक को लेकर जो चेंज है वो शॉकिंग है। तो पैडी पिम्बलेट बिना कोई फाइट किए टॉप 5 में एंटर हो चुका है। जो भी रैंकिंग्स देते हैं ये जितने भी रिपोर्टर्स हैं इन्होंने ठान लिया है कि इलिया टुपोरिया की नेक्स्ट फाइट पैडी के साथ करवा के रहेंगे। जहां पर माइकल चैंडलर को जब पैडी ने बीट किया था तो उसकी रैंकिंग आई थी नंबर 8 प्लेस की और उसके बाद से पैडी ने कोई फाइट नहीं की है, बट धीरे धीरे वो तब भी नंबर 7 पे आ गया, फिर नंबर 6 पे आ गया और अब जैसे ही इस्लाम महाचेव का ऑफिशियली नेम लाइट वेट से कट गया तो पैडी पिम्बलेट को प्लेस कर दिया है नंबर 5 पर। तो हाइप तो रिपोर्टर्स पूरी बनाने की ट्राई कर रहे हैं, जहां पर यस वी गेट इट, इलिया टुपोरिया और पैडी पिम्बलेट की फाइट बहुत बड़ी फाइट है, ये मनी फाइट है। बट टू बी ऑनेस्ट मैं ये बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं, पैडी पिम्बलेट को चाहिए कि वो एक और फाइट को विन करे। बट इसी के साथ अगर अरमान सरूकिन बहुत ही जल्दी डैन हुकर को बीट कर देता है बिना कोई डैमेज लिए, तो जैसे कि उसने बोला भी है और हम सबको भी पता है कि वो इलिया टुपोरिया को डायरेक्टली माइक में कॉल आउट करने वाला है, तो चांसेस तो वहां पर भी हैं कि डायरेक्टली अरमान सरूकिन को इलिया टुपोरिया की फाइट दे दें। अब सेकंड फाइटर जस्टिन गेची बचता है, बट उसको लेकर भी पैडी पिम्बलेट का इंटरव्यू आ चुका है और वहां पर पैडी के अकॉर्डिंग जिस वे से जस्टिन गेची एक्ट कर रहा है वो एक प्रॉपर बिच लग रहा है। जस्टिन गेची बातें कर रहा है कि उसे टाइटल शॉट ही चाहिए, यूएफसी उसे ओ करती है टाइटल शॉट, तो बेशक गेची एक बहुत बड़ा लेजेंड है और वो उसे रिस्पेक्ट भी करता है, बट टू बी ऑनेस्ट अभी जस्टिन गेची साउंड कर रहा है एक प्रॉपर बिच की तरह। वैसे भी देखा जाए तो जस्टिन गेची की लास्ट विन राफेल फिजीव के साथ आती है, वेयरएज वो अपनी लास्ट फाइट में विन किया था माइकल चैंडलर के अगेंस्ट जो ज्यादा हाईली रैंक था एज कंपेयर टू राफेल फिजीव। ऑल्सो इसके साथ उसकी और इलिया टुपोरिया की एक स्टोरी लाइन बन चुकी है, वो दोनों की राइवलरी बहुत टाइम से है, तो इसको भी लेकर वो थोड़ा सा सरप्राइज हो रहा है कि अभी तक उन दोनों की फाइट को अनाउंस क्यों नहीं किया है। तो मान के चलो कि सैटरडे जो अरमान और डैन हुकर की फाइट है उसके बाद ही पता लगने वाला है कि इलिया टुपोरिया की नेक्स्ट फाइट किसके साथ होती है। और मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं इयन मचाडो गैरी के बारे में, जहां पर इस सैटरडे वो भी फाइट कर रहा है अगेंस्ट फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन बिलाल मोहम्मद। बट यहां पर इयन गैरी से इस्लाम महाचेव के बारे में पूछा जाता है और यहां पर इयन गैरी सबसे पहले तो एक प्लान को बताता है कि वो अपनी फ्यूचर फाइट्स कैसे करने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू गैरीज प्लान वो सबसे पहले बिलाल को बीट करेगा इस सैटरडे, फिर उसके बाद वो अनडिनाइबल एक नंबर 1 कंटेंडर बन जाएगा जो वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करेगा और इस्लाम को बीट करने के बाद वो फर्स्ट टाइटल को डिफेंड करेगा अगेंस्ट शाफकात राखमनोव और उसके बाद सेकंड टाइटल को डिफेंड करेगा अगेंस्ट कार्लोस प्राटिस। और यहां पर इस्लाम की बात करते हुए गैरी ये कहता है कि उसने इस्लाम को डीपली स्टडी किया जेडीएम के अगेंस्ट और
वो ये बात गारंटी से बोलता है कि इस्लाम महाचेव की स्ट्राइकिंग में ऑब्वियसली बहुत सारे होल्स हैं और अगर वो फाइट करता है इस्लाम के साथ तो वो इन सारी चीजों को कैपिटलाइज करेगा। जितने भी इस्लाम महाचेव की स्ट्राइकिंग में गैप्स हैं उन सारों की वो एडवांटेज लेने वाला है और यहां से इयन गैरी अपनी तारीफ करने लगता है, जहां पर वो कहता है कि वो काफी इंटेलिजेंट फाइटर है, वो काफी ज्यादा स्मार्ट है फीट में और अभी तक वो स्टिल अनडिफीटेड है साउथपा फाइटर्स के अगेंस्ट। अब कौन इयन गैरी को बताने वाला है कि अगर उनकी फाइट होती है तो फाइट में स्ट्राइकिंग होनी नहीं है। ऑब्वियसली सबको पता है कि इस्लाम महाचेव प्राइमरली एक रैपलर है, वो जस्ट अभी तुम बोल सकते हो फ्यू फाइट्स के बाद बोला जा रहा है कि वो एक ऑलराउंड फाइटर बना है, तो ऑब्वियसली उसकी स्ट्राइकिंग में होल्स तो होने ही है। मेरे अकॉर्डिंग बड़ी बात यह अगर इयन गैरी फिगर आउट करता कि वो इस्लाम की ग्रैपलिंग को कैसे काउंटर करेगा। फाइट में होनी है ग्रैपलिंग और इयन गैरी यहां पर स्टडी कर रहा है इस्लाम की स्ट्राइकिंग। अब ऑन द सीरियस नोट सैटरडे को ही पता लगने वाला है कि इयन गैरी की रेसलिंग कितनी बेटर है, जहां पर वो फाइट कर रहा है बिलाल मोहम्मद के अगेंस्ट, जिधर बिलाल की भी रेसलिंग काफी अच्छी है। तो सबसे पहले देखना होगा कि वो बिलाल की रेसलिंग को कैसे काउंटर करेगा और उसी के बाद कोई असम्पशन लगा सकते हैं कि इस्लाम के अगेंस्ट वो कैसे फाइट करने वाला है। और अब मूविंग ऑन, तो इसको मैंने एंड में रखा है क्योंकि ये यूएफसी की बात नहीं है बल्कि बात करते हैं एक काफी शॉकिंग बॉक्सिंग अपडेट को लेकर, जहां पर ओ माय गॉड जेक पॉल का मर्डर होने वाला है क्योंकि वो फाइट करेगा एंथनी जोशुआ के अगेंस्ट। फ्रांसिस इंगानू को वो कॉन्ट्रैक्ट भेज रहा है, एंथनी जोशुआ को भेज रहा है, यूसेक को भेज रहा है, क्रॉफर्ड को उसने भेजा था, आई मीन सारे प्रो फाइटर्स को वो कॉन्ट्रैक्ट को भेज रहा है कि कोई भी उसके साथ फाइट कर लो। अब ऑब्वियसली फाइट हो रही है नेटफ्लिक्स में तो बिग नेम वाला ही कोई ओपोनेंट चाहिए, बट क्या तुम्हें ये नहीं लग रहा कि एंथनी जोशुआ कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है? लास्ट फाइट में एंथनी जोशुआ ने फ्रांसिस इंगानू को स्लीप किया था और अब जेक पॉल उसके साथ फाइट करना चाहता है। एक बात तो गाइस मानने पड़ेगी, अभी तक हम जेक पॉल को बोल रहे थे कि वो क्लाउन की तरह गिमिकी फाइट्स कर रहा है या फिर ओल्ड फाइटर्स के साथ फाइट कर रहा है, एमएमए फाइटर्स के साथ बॉक्सिंग फाइट कर रहा है, तो ऑब्वियसली वही जीतेगा। बट अब जितनी भी इंसल्ट थी वो तुम नहीं दे सकते क्योंकि जेक पॉल अब नॉट ओनली एक बॉक्सर के साथ फाइट कर रहा है बट वो अपने से बड़े फाइटर और इसी के साथ टॉप रैंक हैवीवेट फाइटर एंथनी जोशुआ के साथ फाइट कर रहा है। क्या करेगा जेक पॉल जोशुआ के अगेंस्ट? बेसिकली जेक के पास ओवरहैंड राइट पंच है जो मे बी अगर वो कनेक्ट कर दे तो जोशुआ को कोई डैमेज हो जाए, बट ये बस 1% चांस है, बाकी 99% जो चांस है वो एंथनी जोशुआ का है कि वो जेक पॉल के हेड को रिप ऑफ कर देगा। तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग और काफी क्रेजी फाइट है ये नेटफ्लिक्स की। मैं तो डेफिनेटली देखूंगा ये बॉक्सिंग फाइट। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इसको लेकर और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।